बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक साइट पे हवावे का DG-RMS इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। इसका हार्डवेयर किस तरह लगाना है, इसकी वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और इसको सॉफ्टवेयर के साथ SCC कार्ड के थ्रू किस तरह कम्युनिकेट करवाना है और साथ में इसके रेक्टिफायर के साथ इसकी जो पैरामीटर की सेटिंग्स हैं और वो किस तरह की जाती है। सबसे पहले ये IAC मीटर है। IAC मीटर के ऊपर मेनली दो चैनल होते हैं, एक चैनल 1 और एक चैनल 2। ये चैनल 1 और चैनल 2 वापडा के वोल्टेजेस और DG के वोल्टेजेस के लिए होते हैं। ये हमने यहाँ पे पहले चैनल के ऊपर वापडा के 3 फेस और एक न्यूट्रल लगाई हुई है, जो कि हमने यहाँ पे आके वापडा के MC के ऊपर इनपुट, जहाँ पे वापडा की इनपुट आ रही है, यहाँ पे टर्मिनेट किया हुआ है। इसी तरह DG के जो कनेक्शन हैं ये DG की AC केबल्स आ रही हैं जो DG के आउटपुट ब्रेकर से निकल के यहाँ पे आके इन हो रही हैं। ये इसी तरह हमने यहाँ पे आके इसको DG के जो ब्रेकर है इसके ऊपर आके हमने इसको टर्मिनेट किया हुआ है। इसी तरह जो इसकी लोड करंट कैलकुलेशन के लिए जो CTs लगाई जाती हैं उसके लिए भी दो चैनल होते हैं, जो एक चैनल 1 और एक चैनल 3। अगर हमने चैनल 1 के ऊपर इस इनपुट वोल्टेज इनपुट के ऊपर पहले इनपुट के ऊपर हमने अगर वापडा लगाई हुई है तो चैनल 1 हमारा वापडा के लिए यूज़ होगा, और अगर चैनल 2 के ऊपर हमने DG के कनेक्शन किए हैं तो चैनल 3 जो है ये यूज़ होगा DG के कनेक्शन के लिए, DG के लोड के लिए। इसी तरह ये CTs के कनेक्शंस हैं, ये 3 CTs हैं जो वापडा के ऊपर लगी हुई हैं। इसी तरह ये 3 CTs जो हैं ये जनरेटर के लोड के ऊपर लगी हुई हैं। इसके कनेक्शन ये है कि वापडा के ऊपर इसको जब भी लगाना है तो ये उस जगह पे लगाएं जहाँ पे वापडा हमारी इन हो रही है। जैसा कि ये केबल वापडा की इन हो रही है और हमने इसके तीनों CTs तीनों फेजेस के ऊपर लगाई हुई हैं। अब इसके ऊपर लगाने का तरीकाकार में ये है कि इसके ऊपर एक एरो की डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये इसकी एरो की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ आपकी करंट का फ्लो है। अगर इसको हम इसके डायरेक्शन गलत रखेंगे तो इसका जो पावर फैक्टर है वो प्रॉपर शो नहीं करेगा। अगर पावर फैक्टर प्रॉपर शो नहीं होगा तो आपका जो किलोवाट आवर्स हैं वो कैलकुलेट प्रॉपर नहीं करेगा। बेसिकली IAC मीटर के अंदर ये एक टूल IAC मीटर है जो कि आपके किलोवाट आवर्स कैलकुलेट करता है। किलोवाट आवर कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पावर फैक्टर है और जो लोड है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से विजिबल हो, आपके पावर फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो आपके किलोवाट आवर्स जो कैलकुलेट हो रहे हैं आपके ऑन साइट पे कैलकुलेशन और जो आपके वापडा के जो बिलिंग चार्ज हो रही है उसके अंदर फ़र्क आएगा। दोनों को सिंक्रोनाइज़ होने के लिए, मैच करने के लिए ज़रूरी है कि आपका साइट का पावर फैक्टर वापडा के पावर फैक्टर के साथ सिंक हो। अगर दोनों चीज़ें सिंक होंगी तो आपके जो ऑन साइट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका जो मीटर कैलकुलेट कर रहा है वो किलोवाट आवर्स और आपके वापडा के वोल्टेजेस वापडा के किलोवाट आवर्स वो सेम होंगे। तो इसी तरह हमने जो DG के कनेक्शन की DG की CTs हैं ये DG के आउटपुट के ऊपर लगाई हुई हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसके जो एरो की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ से इसकी पावर अल्टरनेटर से आके इन हो रही है और यहाँ से लोड की तरफ जा रही है। हमेशा जो एरो की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लोड होनी चाहिए, या फ्लो ऑफ करंट जिधर जा रहा हो उस तरफ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ये सिंपल से IAC मीटर के कनेक्शन थे। इसी तरह ये IDG है। IDG का काम बेसिकली जनरेटर को कंट्रोल करवाना होता है आपके RMS के थ्रू। इसका मकसद बेसिकली ये है कि जिन साइट्स के ऊपर आपका बैटरी बैकअप हेल्दी होता है वहाँ पे आपको फ्यूल सेव करने के लिए चाहिए कि जनरेटर को ऑटो पे ना रखा जाए, बल्कि उसको एक डिले के साथ स्टार्ट दिया जाए जो एज़ पर आपके विद रिस्पेक्ट टू आपके बैटरी बैकअप टाइम होगा। इसके लिए भी दो ही मेन कनेक्शन है। एक तो इसकी ये पावर कनेक्शन है जो आपको डायरेक्ट बैटरी से मिल जाएंगे। ये हमने बैटरी के ऊपर ये लगाया हुआ है। इसकी डायग्राम पे नज़र आ रहा है कि जो आपका ग्राउंड है ये आपका पॉजिटिव है और 12 वोल्ट जो आपने नेगेटिव ये आपने बैटरी से उठा के इसको दे देना, ये पावर ऑन हो जाएगा। ये इसका ड्राई कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहाँ से हम इसको बेसिकली कंट्रोल करते हैं SCC कार्ड के थ्रू, जो कि विद रिस्पेक्ट टू बैकअप टाइम के साथ आप जितनी इसकी सेटिंग करेंगे उस हिसाब के बाद जितनी भी आप सेटिंग करेंगे उसके साथ DOD के साथ ये रिले ऑपरेट होगी। और इस रिले को ऑपरेट होने के साथ ये केबल हमने आके इसके DG मॉड्यूल के अंदर लगा देनी है। DG मॉड्यूल के अंदर जैसे ही लगाएंगे तो वो इसकी अपने हर मॉड्यूल की एक अपनी सेटिंग होती है। कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो नॉर्मली ओपन के साथ रिपोर्ट होते हैं, ऑपरेट होते हैं, कुछ नॉर्मली क्लोज़ के साथ ऑपरेट होते हैं। जिस तरह ये 307 मॉड्यूल है तो ये नॉर्मली क्लोज, इसकी DG स्टार्ट कंडीशन जो है वो क्लोज कंडीशन है। जैसे इसके रिमोट स्टार्ट के ऊपर क्लोज़ का सिग्नल मिलेगा तो ये जनरेटर स्टार्ट होगा। इसके बाद हम आपको इसकी अंदर जो SCC कार्ड और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है वो दिखाते हैं। इस एक चीज़ में रह गई, ये इसके RF एंटीनाज़ हैं जो बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे SCC कार्ड के एंटीनाज़ के साथ। ये आपका ये RF सिग्नल यहाँ से लेगा। इसी तरह IDG का आपका ये RF का एंटीना लगा हुआ है और ये एंटीने आपके कम्युनिकेट करेंगे ओमनी डायरेक्शनल एंटीने आपके दूसरे एंटीनाज़ जो कि आपके SCC कार्ड के साथ
कनेक्टेड एंटीनाज हैं। अच्छा, अभी हम कैबिनेट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे कैबिनेट के अंदर ये इसका RMS का SCC कार्ड कंट्रोलर लगा, SCC 800 इसको बोला जाता है। इसके अंदर से SMU मैंने निकाला हुआ है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो ICC 330 है। तो इस ICC 330 के साथ इसको चलाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके साथ अपना कंट्रोलर लगाएं या SMU लगाएं, क्योंकि इस SCC कार्ड को हम कैस्केड कर देंगे आपके हमारे एग्जिस्टिंग ICC 330 के साथ। इसकी कैस्केडिंग के लिए ये इसकी पोर्ट है, कैस्केड पोर्ट। यहाँ से स्ट्रेट केबल, लैन केबल डलेगी और आके आपकी ये जहाँ पे इसका हम लैपटॉप लॉगिन करते हैं SMU जो रेक्टिफायर का, इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कैस्केड हो जाएगा। बेसिकली हमारा ये जो WIM कार्ड है, वायरलेस का कार्ड, ये कंट्रोल हो जाएगा हमारे अपने रेक्टिफायर के SMU के साथ। तो बाकी जो इसकी सेटिंग्स हैं वो अब इसमें लैपटॉप लॉगिन करके बाकी सेटिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की जाएगी। अब हमारी हार्डवेयर की सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए जाएंगे और उसकी सारी सेटिंग्स देखेंगे कि बाकी सेटिंग्स की जो पैरामीटर्स वो कैसे की। सबसे पहले एंड पे इसको करने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो बाहर IAC मीटर और IDG लगाए हैं जो कि कनेक्टेड हैं थ्रू RF एंटीनाज, उसको इस SCC कार्ड के साथ, एंटीनाज के साथ सिंक किया जाए। तो यहाँ पे SCC कार्ड के ऊपर ये एक आपको एक बटन नज़र आ रहा है RF का। इस RF के बटन को 3 सेकंड के लिए आप पुश करके रखेंगे तो ये एक सिंक मोड में चला जाएगा। जैसे ही इसका सिंक मोड ऑन होगा तो इसकी जो ये वाईफाई वाली लाइट है ये तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये सिंक मोड में जाएगा तो हमने जो बाहर IDG और IAC मीटर लगाए हुए हैं इनको भी इसके साथ सिंक करना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की। जी, अब ये IAC मीटर के पास हम आया। इसकी ये देखें वाईफाई वाली जो लाइट है ये बिल्कुल स्टिल है, क्योंकि ये भी सिंक नहीं हुआ। इसी तरह जिस तरह हमने उसको होल्ड करके रखा था, इसको हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस एंटीना के साथ सिंक होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम IDG के साथ भी इसी तरह ही इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब ये देखें इसकी ब्लिंकिंग जो है वो नॉर्मल हो गई है। ये 1 सेकंड में ऑन और 1 सेकंड में ऑफ हो रही है। सिमिलरली IDG की जो नॉर्मल लाइट है ये भी 1 सेकंड में ऑन और 1 सेकंड में ऑफ हो रही है। यहाँ पे थोड़ा लाइट ज़्यादा है इसलिए आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन मैं आपको लैपटॉप के ऊपर दिखाता हूँ कि सारे IAC मीटर और IDG दोनों जो हैं वो आपके SCC कार्ड के साथ सिंक होकर आपके रेक्टिफायर के अंदर विजिबल हो गए। करने के बाद सबसे पहले ये चेक करना है कि आया हमने जो IAC मीटर और IDG इसको सिंक करवाया आया यहाँ पे विजिबल हुए हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर में जाना पड़ेगा। मॉनिटर में जाके ये सैम्पलिंग इक्विपमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चेक कर लेंगे तमाम पैरामीटर्स जो हैं जो शो हो रहे हैं यहाँ पे ये विजिबल हैं। ये हमने 2 पैरामीटर्स ऐड किए थे इस पर, ये IDG और IAC मीटर, ये 2 हमने पैरामीटर जो सिंक करवाए थे ये यहाँ पे विजिबल हो गए। अब IDG के ऊपर क्लिक करें तो ये इसके ये जो आपको ये देखें बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 13.91, क्योंकि इस टाइम बिजली गई है, जनरेटर चल रहा है और चार्जिंग हो रही है DG की बैटरी को, 13.91 DG के बैटरी के वोल्टेज बता रहा है। इसके बाद इसके रनिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। रनिंग इन्फॉर्मेशन में इसके जो ये सेटिंग करने की ज़रूरत होती है, ये वाली 12 वोल्ट बैटरी प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड, ये वो वोल्टेजेस हैं जिसके ऊपर जाके आपका IDG डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस थ्रेशोल्ड को इस जगह पे ऐसी जगह पे सेट किया जाना चाहिए जहाँ पे जाके जिस जगह पे आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली अगर बैटरी आपकी ड्रेन हो गई है, 10 वोल्ट पे चली गई है, तो आपको डेफिनेटली वो जनरेटर स्टार्ट नहीं करेगी। तो इस सेटिंग को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि आपका जो जब इस IDG डिस्कनेक्शन या IDG फेलियर का अलार्म आए तो आपका जो इंजीनियर है उसको पता लग जाए कि यार मेरी इस साइड के ऊपर बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है या डिस्चार्ज पड़ी हुई है। तो मैं इसको 10 वोल्ट के ऊपर सेट कर दूँगा। इसको सबमिट करेंगे तो ये सक्सीड का जो मैसेज है ये आ जाएगा कि ये 10 वोल्ट के ऊपर सेट हो गया। इसी तरह IAC मीटर के ऊपर आएंगे। IAC मीटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके तमाम इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि इस टाइम क्या इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने चैनल 1 के ऊपर CP लगाई हुई थी तो इस टाइम CP नहीं है, तो ये 000 वोल्टेज दिखा रहा है। AC फ्रीक्वेंसी इनपुट 2 के ऊपर हमारा DG लगा हुआ है और DG चल रहा है और ये उसके वोल्टेजेस चैनल 2 के ऊपर दिखा रहा है। जो चैनल 3 के ऊपर इसके ऊपर चैनल 1 के ऊपर करंट जो है इस टाइम ये 0 दिखाने चाहिए। देखिए चैनल 1 के ऊपर, एक मिनट, ये चैनल 1 के ऊपर करंट 0 है। बेसिकली जो चैनल 1 है वो CP के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे
ये करंट नहीं दिखा रहा। ये चैनल 3 है जिसके ऊपर हमने डीजी के कनेक्शन किए हुए थे और डीजी की सीटीज़ लगाई हुई थी। ये चैनल 3 के ऊपर अभी हमारा पर फेस 9 और 9 एम्पेयर लोड चल रहा है। यहाँ पे आपको सबसे बेहतर जो काम की बात वो ये है कि यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर जो डीजी के ऊपर है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि हमने रैंडम कनेक्शन कर दिए थे सीटीज़ के, लेकिन ये हमने ये नहीं देखा था कि हमारे जो कनेक्शन सीटीज़ के हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं। अब ये चैनल 3 का पावर फैक्टर है। ये चैनल 3 का L1 का, L2 का और L3 का तीनों के पावर फैक्टर्स हमारे पास हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये -0.43 के साथ है, ये 0.55 के साथ है और ये 0.996। अब यहाँ पे हमारी जो टेलीकॉम साइट्स होती है वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.99 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई खास इंडक्टिव लोड नहीं होता अगर एसी साइट पे नहीं है, क्योंकि साइट पे हमारे पास एसी भी नहीं है, तो इस वक्त हमारा पावर फैक्टर जो है 0.99 ही होना चाहिए। अब जैसा कि L3 के ऊपर हमारा पावर फैक्टर जो है ये एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन दो जो चैनल्स हैं, दो जो सीटीज़ हैं, जो चैनल L1 के ऊपर और L2 के ऊपर ये पावर फैक्टर सही नहीं दिखा रही। बेसिकली ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे ये दोनों जो सीटीज़ हैं ये आपस में स्वैप हुई हुई हैं। अभी हम L1 और L3 जो चैनल 3 है इसका IAC मीटर का, उसकी दोनों सीटीज़ को आपस में स्वैप करेंगे और स्वैप करने के बाद ये दोबारा इसको चेक करेंगे कि आया इसका पावर फैक्टर। ये चैनल 3 है, चैनल 3 की ये दो पहली सीटीज़ हैं जिसका पावर फैक्टर सही नहीं आ रहा था। हम इन दोनों सीटीज़ को आपस में स्वैप कर देंगे यहीं से, क्योंकि वहाँ से सीटीज़ को चेंज करना ज़रा मुश्किल काम है, तो ये आसान है, तो यहाँ हम आसानी के साथ इसको आपस में स्वैप कर देंगे। ये दोनों सीटीज़ मैंने आपस में स्वैप कर दी। अभी हम इसका पावर फैक्टर देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। ये देखें, अभी जैसे ही हमने इसकी जो आपस में स्वैप किए तो तीनों फेजेस के ऊपर पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट हो गया, माइनस के साथ 0.99, 0.9 और 0.9 है। ये एक सिंपल सा तरीका है आपका पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए, और यही प्रोसीजर हम वापडा के ऊपर भी फॉलो करेंगे। जब जैसे यहाँ पे भी करंटली बिजली नहीं है, जैसे ही बिजली आती है तो हम इसके ऊपर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसका पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ दूसरी चीज़ है वो मॉनिटर में देखें आप, यहाँ पे हमारे पास डीजी कोई नहीं शो हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डीजी को ऐड करना है। ये मेन सप्लाई शो हो रही है, डीसी पावर है। डीसी पावर के अंदर एसी इनपुट, डिस्ट्रीब्यूशन, लिथियम बैटरी ग्रुप और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसी तरह ये सैम्पलिंग के अंदर भी ये बाकी पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, लेकिन डीजी कहीं पे भी या जनसेट या जनरेटर नहीं शो हो रहा। इसके लिए हम सबसे इसके जाएंगे हम सिस्टम सेटिंग के अंदर। सिस्टम सेटिंग के अंदर आके हम सेटअप पैरामीटर में जाएंगे। ये सेटअप पैरामीटर में ये देखें, मेंस की क्वांटिटी तो 1 हुई है, लेकिन जेनसेट क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पे 0 हुई हुई है। अब जेनसेट को हम यहाँ पे 1 करेंगे। इसी तरह फ्यूल टैंक भी ऑलरेडी 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्यूल टैंक भी हम इसके अंदर फ्यूल सेंसर लगा के उसको भी यहाँ पे सिंक करवाएंगे, इसलिए फ्यूल टैंक को भी 1 होना चाहिए। ये बाकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। ये बैटरीज की सेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे ESM लगा हुआ है, लिथियम लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ये सेटिंग हुई है। और AC प्रायोरिटी यहाँ पे मेन सेट करनी है। मेन सेट करेंगे तो तब ये मेन्स के ऊपर प्रायोरिटी रहेगी। अब जैसे ही इसको जेनसेट 1 करके इसको हम सबमिट करते हैं, ये फंक्शन इसका सक्सीड हो। जैसे फंक्शन सक्सीड हुआ है, मॉनिटर में आएंगे तो दोबारा, और ये जेनसेट समरी आ गई हमारे पास। ये जेनसेट और ये जेनसेट समरी, ये जेनसेट 1। बेसिकली भी इसकी मज़ीद हम सेटिंग करेंगे जब, ताकि पता लग सके कि बाकी सेटिंग इसकी जनरेटर की और कमर्शियल पावर मेंस की क्या है। होम में देखें, होम में भी हमारे पास मेन सप्लाई आ रहा है। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे अभी हमने डीजी तो ऐड कर दिया और करंटली डीजी ही चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी बाकी वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पहले बताया था कि वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करनी पड़ती हैं। तो वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाके थर्ड लास्ट के ऊपर आता है वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें, मेंस और जेनसेट की वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों अभी नॉट कॉन्फ़िगर्ड मोड में है। अभी करंटली मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने जो चैनल 1 है उसको हमने मेंस दिया हुआ था, और चैनल दूसरा जो है चैनल 3 उसके ऊपर हमने जेनसेट लगाया हुआ था। अभी हम इसको सिमिलरली इसी के साथ सेटिंग हम इसमें डालेंगे मेंस के साथ। अब देखिए नॉट कॉन्फ़िगर है, तो हम इसको अंदर ये चैनल 1 के ऊपर IAC मीटर का चैनल 1 डाल दिया, क्योंकि IAC मीटर के चैनल 1 के ऊपर हमने मेंस डाला हुआ था। इसी तरह जेनसेट के ऊपर हमने चैनल 3 डाला हुआ था, हम इसको चैनल 3 IAC मीटर का चैनल 3 जो है जेनसेट के ऊपर देके इसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको सक्सीड किया तो ये यहाँ पे देखें
डीजी सप्लाई आना शुरू हो गई। अब दोबारा मोनीटर में जाएंगे, मोनीटर में जाके आप जेनसेट समरी में जाएंगे, जेनसेट में जाएंगे तो ये आपको जेनसेट के पैरामीटर्स यहाँ पे आप दिखाना शुरू कर देगा। तो जनरेटर के ऊपर इस टाइम जो वोल्टेज है और ये करंट की चीज़ें शो कर रहा है, और यहाँ पे रनिंग स्टेटस भी आ रहा है कि ये जनरेटर इस टाइम जनरेटर रनिंग। यहाँ पे जैसे ही डीजी की सेटिंग हम कर चुके हैं, ये डीजी में जाएंगे, ये जेनसेट 1 में जाएंगे और जेनसेट की सेटिंग के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर है, बहुत ही अच्छी इसकी वो यूटिलाइजेशन है कि एक साइड के ऊपर जनरेटर को आप इसका केवीए जो है वो सेट कर सकते हैं, किलोवाट आवर सेट कर सकते हैं कि आपका रेक्टिफायर उस जब भी जनरेटर चले तो उस रेटिंग से ऊपर ना जाए, और उसकी इससे ये होगा कि आपका जनरेटर जो है एक स्पेसिफिक लोड से ऊपर नहीं जाएगा, इससे आपकी डीजी की हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। अब इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पे 20 kVA का डीजी है, तो ये लिथियम भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको टेस्टिंग के लिए फ़िलहाल इसको मैंने सिर्फ ये रनिंग पैरामीटर में जाके इसकी जो पावर रेटेड कैपेसिटी है वो मैंने 10 किलोवाट कर दी है। 10 किलोवाट के साथ ये इसके पावर लिमिटेशन रेट 80% का मतलब ये है कि ये आपका 10 का भी 80%, मतलब 8 किलोवाट का लोड आपका जनरेटर के ऊपर रहेगा। कुछ किसी भी सिनेरियो के अंदर आपका बैटरी चार्ज कोएफिशिएंट कुछ भी हो, आपका जब भी जनरेटर चलेगा तो जनरेटर के ऊपर आपका लोड जो है वो 8 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा। अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, जनरेटर चल रहा है यहाँ पे, आप इसकी रनिंग इन्फॉर्मेशन में आएँ, रनिंग इन्फॉर्मेशन में जनरेटर चल रहा है और इसके ऊपर पर फेस लोड 11 एम्पेयर लोड है, और ये देखें ये इसका जो आउटपुट पावर है वो 7.99 मतलब 8 किलोवाट से ऊपर नहीं जा रही, डिस्पाइट कि हमने यहाँ पे जो बैटरी का चार्ज कोएफिशिएंट है वो ठीक ठाक ज़्यादा रखा हुआ है। ये लिथियम पैरामीटर बैटरी में आए, रनिंग इन्फॉर्मेशन में जाके ये मैं आपको उसका चार्ज कोएफिशिएंट 0.35 रखा हुआ है। बेसिकली 0.35 का मतलब ये है कि 400 100 का लिथियम आयन है, तो ये इसको 0.35 के साथ 140 एम्पेयर के साथ बैटरी चार्ज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जनरेटर की सप्लाई आ रही है, ये जनरेटर डीजी सप्लाई आ रही है, तो ये हमारे जो बैटरी तो सिर्फ 74 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रही है, क्योंकि इनिशियली प्रायोरिटी उसकी वो डीसी लोड है, वो डीसी लोड के बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी वो बैटरी चार्ज करेगा। अगर लोड बढ़ेगा तो आपका जो बैटरी करंट है ये चार्जिंग कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो मेन जो उसकी सेट कैपेसिटी है ये उससे ऊपर किसी सूरत भी नहीं जाएगा। तो ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको अपनी साइट्स के ऊपर जहाँ पे आरएमएस लगा हो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपके डीजी की जो हेल्थ है उसके ऊपर असर ना पड़े। ये देखें स्टिल ये 11.6 11.7 इसके ऊपर ही चल रहा है, और ये 8 किलोवाट के ऊपर फिक्स है, इसके ऊपर इससे ऊपर ये नहीं जाएगा किसी सूरत। मेन सप्लाई के साथ ही ये देखें इसके बूस्ट चार्जिंग के ऊपर बैटरीज जो है फुल कैपेसिटी के ऊपर चार्ज हो रही हैं एज़ पर सेट चार्ज कोएफिशिएंट 140 एम्पेयर के ऊपर हमने इसको सेट किया हुआ है 0.35 के ऊपर, क्योंकि 400 का लिथियम है तो 140 एम्पेयर ही बनता है, वो उसके ऊपर अभी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरी चीज़ जो आप मॉनिटर में आएंगे, मेंस में अंदर आएंगे, मेंस के ऊपर ये देखें तकरीबन 20 एम्पेयर पर फेस एसी लोड चल रहा है। यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपका एक्टिव पावर 0.04 किलोवाट शो कर रहा है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपका जो पावर फैक्टर है वो ये मेन किरदार अदा ये करता है कि आपका पावर फैक्टर अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपका जो किलोवाट्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे। अगर किलोवाट प्रॉपर नहीं है तो आपके किलोवाट आवर्स जो हैं वो भी इनवैलिड या गलत शो करेगा। अब जैसा कि मैंने आई डीजी के केसेस में देखा था कि डीजी के भी पहले 2 फेसेस के ऊपर आपका जो पावर फैक्टर है वो एक्यूरेट नहीं था। यहाँ पे भी सीपी के ऊपर भी तीसरा फेस जो है उसके ऊपर आपका पावर फैक्टर ओके है, लेकिन ये 2 जो हैं ये यहाँ पे इसका पावर फैक्टर प्रॉपर नहीं है। इन 2 सीटीज़ को चैनल 1 के ऊपर हम अभी स्वैप करेंगे और उसके बाद इसका पावर फैक्टर एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एक्टिव पावर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मैंने इसके पावर फैक्टर को सही किया है, साथ ही इसके आपके किलोवाट एक्टिव किलोवाट जो है वो बढ़ गए, वो 11.9 या 12 किलोवाट के ऊपर चली गई है साइड। अभी इस टाइम इसका पावर फैक्टर तीनों फेजेस के ऊपर सीपी के ऊपर भी ओके हो गया। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको इसका हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसकी डिफरेंट डीजी की सेटिंग्स कैसे करनी है, आईएसी मीटर की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़ायदा देगी। शुक्रिया।